बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पेरिटोनाइटिस को पढ़ेंगे, जो कि हमारे जीआई का डिसऑर्डर है, जिसमें ये होता है कि हमारे एब्डोमेन के बाहर जो पेरिटोनियम लाइनिंग होती है, कवरिंग लेयर होती है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। इसके अंदर बहुत सारे आर्गन होते हैं, लाइक हमारे एब्डोमेन में इंटेस्टाइन आ जाता है, स्टमक आ जाता है, और इसके अलावा लिवर या फिर गॉल ब्लैडर। ये सारे आर्गन इस लाइनिंग के, इस पेरिटोनियम के अंदर मौजूद होते हैं। तो जब भी इसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है तो हम उसे पेरिटोनाइटिस कहते हैं। इसमें इन्फ्लामेशन क्यों आती है? क्योंकि हमारे स्टमक में कभी अल्सर हो जाता है या फिर हमारे इंटेस्टाइन में कोई इशू आ जाता है, तो इसमें परफोरेशन आ जाती है। परफोरेशन हम किसी भी होल को कहते हैं, तो वहाँ से कोई सुराख बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से फ्लूइड बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो हमारे पेरिटोनियम कैविटी में चला जाता है, पेरिटोनियम लाइनिंग में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ से इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसे हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं। तो मज़ीद हम इसको इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं, और इसके अलावा हम इसके सिम्पटम्स और काजेज़ को पढ़ेंगे, और फाइनली ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट को पढ़ेंगे कि हम इनको किस तरह मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, कि डेफिनेशन में बोल रहा है कि इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम, मतलब पेरिटोनियम की इन्फ्लामेशन को हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं। पेरिटोनियम, जो मैंने पहले भी कहा, कि हमारे एब्डोमेन के बाहर एक लाइनिंग होती है, जिसमें हमारे बहुत सारे आर्गन होते हैं, लाइक स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, और इसके अलावा लिवर या फिर गॉल ब्लैडर। ये सारे आर्गन इस लाइनिंग के अंदर मौजूद होते हैं। तो जब भी इसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है तो हम उसे पेरिटोनाइटिस कहते हैं। लाइनिंग डेट कवर और पेराइटल पेरिटोनियम एंड ऑर्गन्स विसरल पेरिटोनियम ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये दोनों टाइप्स हैं इसके, पेरिटोनियम के, पेराइटल और विसरल। ये हम आगे फिगर में क्लियर करवा देंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि पेराइटल और विसरल पेरिटोनियम किसे कहते हैं। अभी इसके ये समझे कि आपके पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन आ जाती है फ्लूइड की वजह से, जो कि फ्लूइड हमारे स्टमक या फिर इंटेस्टाइन या लिवर से बाहर आता है किसी परफोरेशन की वजह से, सुराख की वजह से, तो उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। इंट्रिंसिक बैक्टीरिया एंटर द पेरिटोनियम कैविटी थ्रू अ ब्रेक ऑफ इंटैक्ट जीआई ट्रैक्ट। मतलब इंट्रेंटिक बैक्टीरिया, ये एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो हमारे ज़्यादातर एब्डोमेन में इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये एंटर होते हैं किसी स्किन की ब्रेक के थ्रू, जिसे मैंने परफोरेशन कहा था कि सुराख हो जाता है। तो ये जब हमारे पेरिटोनियम कैविटी में एंटर होते हैं तो वहाँ से मतलब इन्फेक्शन क्रिएट करवाते हैं, जिसकी वजह से भी हमें पेरिटोनाइटिस हो सकती है। तो मोस्टली काजेज हैं परफोरेटेड अल्सर, यानी कि आपके स्टमक के अंदर कोई अल्सर हो गया तो वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो गया, उसकी स्टेजेस बढ़ गई, तो वहाँ से परफोरेशन होगा, सुराख बन जाएगा, तो वहाँ से फिर वो मटेरियल बाहर आना, यानी स्टमक मटेरियल, जिसमें हमारे मोस्टली फ्लूइड होता है, फूड होता है, तो ये हमारा आ जाता है पेरिटोनियम कैविटी में, तो वो इन्फ्लेमेशन करना स्टार्ट कर जाती है। उसके अलावा रप्चर अपेंडिक्स, या फिर आपके कोई अपेंडिक्स में कोई इशू है तो वहाँ से भी फ्लूइड आपके पेरिटोनियम कैविटी में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको पेरिटोनाइटिस हो सकती है। अच्छा, तो ये फिगर है पेरिटोनियम की। आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो आर्गन मौजूद हैं, एक विसरल पेरिटोनियम आपको नज़र आ रहा होगा, और एक पेराइटल। विसरल बेसिकली हम इंटरनल जो लाइनिंग होती है ना किसी भी ऑर्गन की, उसे कहते हैं। ठीक है, और पेराइटल पेरिटोनियम जो बाहर की आउटर लेयर है हमारे पेरिटोनियम की, तो उसे हम पेराइटल पेरिटोनियम कहते हैं, और इनर लाइनिंग को हम विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम काजेज़ की बात करें कि ये पेरिटोनाइटिस हमें क्यों होता है, तो सबसे पहले आ जाते हैं रप्चर्ड अपेंडिक्स। आपका स्टमक, सॉरी, अपेंडिक्स जो है वो रप्चर हो गया किसी इंजरी की वजह से, या कोई और इशू आ गया, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, तो उसकी वजह से भी आपको पेरिटोनाइटिस हो सकता है, यानी कि वहाँ से भी फ्लूइड बाहर आ सकता है आपके पेरिटोनियम कैविटी में। और इसके अलावा परफोरेटेड बाउल सेकेंडरी टू पेप्टिक अल्सर डिजीज़। ठीक है, या फिर आपको कोई ये चीज़ हो गई कि स्टमक के अंदर या फिर इंटेस्टाइन के अंदर कोई परफोरेशन हो गई, जिसकी वजह से आपका जो फ्लूइड है वो पेरिटोनियम कैविटी में आ गया, उसकी वजह से हो सकता है। और उसके अलावा डायबिटिकुलाइटिस हो गया आपको, ये भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है कि एक वो बन जाते हैं, और जैसे बबल बन जाता है ना, इस तरह की कुछ कंडीशंस हो जाती हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, तो जिससे हम डायबिटिकुलाइटिस कहते हैं। ये भी हम इसी प्लेलिस्ट में कवर करेंगे, जीआई ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद आ जाता है गैंग्रियस गाल ब्लैडर। गैंग्रियस गाल ब्लैडर हम उसे कहते हैं कि आपके गाल ब्लैडर के अंदर कोई नेक्रोज हो गया, जिसकी वजह से वहाँ से परफोरेशन हो गई,
तो वहाँ से भी गाल ब्लेडर का जो मटेरियल है वो बाहर आना स्टार्ट हो गया पेरिटोनियम कैविटी में, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है। और इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये हमारे इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और उसके अलावा आपको कोई ट्रामा हो गया, इंजरी हो गई, जिसकी वजह से आपकी जो एक तो पेरिटोनियम लाइनिंग है वो रप्चर हो गई, उसकी वजह से उसमें इन्फ्लामेशन आ सकती है। फिर जो इंटरनल आर्गन है वो रप्चर हो गए, या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, जख्म हो गया ट्रामा की वजह से, तो वहाँ से भी फ्लूइड बाहर जब आ सकता है तो इसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकती है आपके पेरिटोनियम कैविटी में। और उसके अलावा पेरिटोनियल डायलिसिस, ये भी इसमें इन्वॉल्व होता है कि इनकी वजह से भी आपको पेरिटोनाइटिस हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में कह रहा है कि पेरिटोनाइटिस रिजल्ट फ्रॉम कंटामिनेशन ऑफ नॉर्मल स्टॉइल पेरिटोनियम कैविटी विद इंफेक्शन और केमिकल इरिटेंट। मतलब ये आपको तब होता है कि जबकि पेरिटोनियम नॉर्मली स्टॉइल होती है, उसमें कोई चीज़ नहीं होती या लाइक पैथोजन वगैरह या कोई फ्लूइड बाहर से नहीं आता, अगर आ जाएगा तो वो इन्फ्लाम करेगी। तो ये ज़्यादातर आपकी स्टॉइल रहती है। जब ये कंटामिनेट होती है, लाइक इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई केमिकल इरिटेंट हो सकते हैं, लाइक आपके गाल ब्लेडर्स या फिर गैस्ट्रिक जूसेस का जो मटेरियल उसमें चला जाता है, तो उसकी वजह से केमिकल ये इरिटेंट हो जाती है, जिसकी वजह से इनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि रिलीज ऑफ बाइल और गैस्ट्रिक जूसेस इनिशियली काजेज केमिकली पेरिटोनाइटिस। मतलब बाइल में भी बहुत सारे केमिकल होते हैं, गैस्ट्रिक में भी केमिकल होते हैं लाइक HCl, ये हमारे स्टमक सेल सीक्रेट कर रहे होते हैं। तो जब ये हमारे पेरिटोनियम कैविटी में चले जाएंगे तो वहाँ से भी ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट करवा सकते हैं। और इसके अलावा इन्फेक्शन अकर व्हेन बैक्टीरिया एंटर द स्पेस, जब बैक्टीरिया एंटर होगा तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया का काम है इन्फेक्शन क्रिएट करवाना, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके अलावा बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस यूजुअली काज बाय दीज बैक्टीरिया, ज़्यादातर जो पेरिटोनाइटिस है वो इन बैक्टीरियाज की वजह से होता है। नंबर वन है नॉर्मल फ्लोरा की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा इकोला बैक्टीरिया, इनकी वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा कैलिबिसिला, प्रोटूअस, सीडोमोनस, ये टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो हमारे पेरिटोनियम कैविटी में इंटर होते हैं और ज़्यादातर इन्फेक्शन क्रिएट करवाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा सेकंड में आ रहा है कि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस काजेज फ्लूइड शिफ्ट इनटू पेरिटोनियम स्पेस, थर्ड स्पेसिंग लीडिंग टू हाइपोवोलेमिया देन सेप्टिसेमिया। अच्छा, जब आपको इन्फ्लामेशन होगी तो उसकी वजह से आपका जो ज़्यादातर फ्लूइड है ना वो आपका पेरिटोनियम कैविटी में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको हाइपोवोलेमिया, आपके बॉडी का जो वॉल्यूम है, ब्लड के अंदर जो वॉल्यूम है उसका फ्लूइड का, वो कम हो सकता है। ठीक है। देन आपको सेप्टिसेमिया, आपके ब्लड के अंदर पॉइजनिंग भी इंक्रीज हो सकती है। ये काजेज आपको हो सकते हैं हाइपोवोलेमिया और सेप्टिसेमिया पेरिटोनाइटिस की वजह से। और उसके अलावा अगर हम मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी सीवियरिटी पे, आपको कितना सीवियर ये पेरिटोनाइटिस है, कितने टाइम से अभी हुआ है या इसको बहुत टाइम हो गया, तो ये भी डिपेंड करता है। और उसके अलावा इन्फेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, इन्फेक्शन अभी हुआ है या इसको बहुत दिन हो गए। और एज के ऊपर कि आपकी एज यंग है तो आपको कुछ कम होगा, अगर ओल्ड एज है आप तो आपको इसके इफेक्ट ज़्यादा मिलेंगे। और क्लाइंट की हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है वो आपको मतलब अनफॉर्चुनेटली ये इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तो आप मतलब जल्दी आपके जो एक तो सिम्पटम्स हैं वो ज़्यादा नहीं होंगे, लाइक आपका वेट लॉस नहीं होगा, सेप्टिसीमिया, ये सारी चीज़ें आपको होंगी लेकिन कुछ टाइम के बाद होंगी। ठीक है। और इसके अलावा प्रेजेंट विद एक्यूट एब्डोमिन, यानी ये आपको मौजूद होगा एक एब्डोमिन पेन की वजह में, मतलब एब्डोमिन पेन होगा इस पेरिटोनाइटिस की वजह से, सीवियर एब्डोमिन पेन होगा, ये भी एक सिम्पटम है इसका। और उसके अलावा एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ डिफ्यूज सीवियर एब्डोमिनल पेन, आपको मतलब अचानक कभी पेन खत्म हो जाएगा, कभी पेन होगा, इस तरह की कंडीशंस आपको होंगी। और इसके अलावा पेन में लोकलाइज नियर साइट ऑफ इन्फेक्शन, पेन आपको उसी जगह पे होगा जहाँ पे आपको पेरिटोनियम लाइनिंग में कोई इन्फेक्शन होगा, मे हैव रप्चर्ड रिबाउंड टेंडरनेस। और ज़्यादातर पेन आपको तब होगा जब आपके जहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत टेंडरनेस आ जाती है, एबनॉर्मल मास बढ़ जाता है। तो वहाँ से जब आप प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, एक नर्स या फिर डॉक्टर प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाने के बाद जब उसको छोड़ेगा, तो जब छोड़ेगा तो वहाँ पे आपको मतलब सीवियर पेन होगा, तो जिसे हम रिबाउंड टेंडरनेस कहते हैं। ठीक है। तो ये भी एक साइन है कि आपको पेरिटोनाइटिस है, ये ज़्यादातर आपको अपेंडिसाइटिस में भी मिलेगा। और उसके अलावा इंटेंसिफाइज मूवमेंट, जब आप मूवमेंट करेंगे, घूमेंगे, तो ये इनकी शिद्दत बढ़ जाएगी या ज़्यादा आपको पेन फील होगा।
और उसके अलावा एंटायर एब्डोमेन इज टेंडर विथ बॉड लाइक गार्डनिंग और रिजिडिटी ऑफ एब्डोमिनल मसल। उसके अलावा आपके मसल्स के अंदर रिजिडिटी एक मतलब सख्त हो जाएंगे, वो उनमें स्पाज्म आ जाएगा, उनमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस आपको पेरिटोनाइटिस में हो सकती है। अच्छा, और उसके अलावा अगर हम बात करें डिक्रीज पेरास्टासिस लीडिंग टू पैरालाइटिक इलियस, मतलब जब आपकी पैरालाइटिक इलियस क्या है, मतलब आपके जो एब्डोमिनल मसल्स है ना, वो टेम्पररी पैरालाइज हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, तो जिसकी वजह से आपकी पेरास्टाल्स मूवमेंट भी डिक्रीज हो सकती है। बावल साउंड और डायमेंस, वो भी मतलब साउंड जो है ना ऊपर नीचे हो सकते हैं, और एब्सेंट या फिर बिल्कुल एब्सेंट हो सकते हैं बावल साउंड जो हम सुनते हैं थोरेस्टोस्कोप। विथ प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, आपका जो एब्डोमिन है वो बिल्कुल बढ़ जाएगा। पूलिंग ऑफ जीआई सीक्रेशन लीड टू नॉजिया एंड वोमिटिंग, और इसके अलावा जो आपके जो जीआई सीक्रेशन है वो आपको रिफ्लेक्ट बैक होंगे, जिसकी वजह से आपको नॉजिया और वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है। सिस्टमेटिकली फीवर होगा आपको, माइलेज एब्डोम डिस्कम्फर्ट फील होगा, एब्नॉर्मली डिस्कम्फर्ट कहते हैं माइलेज को। ट्रेकिकार्डिया होगा आपको, आपकी पल्स रेट बढ़ जाएगी, एंड ट्रेकिपीनिया आपकी जो सॉरी ट्रेकिकार्डिया आपका जो कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, और उसके अलावा ट्रेकिपीनिया जो है वो आपकी पल्स रेट बढ़ जाएगी। रेस्टलेस आप फील करेंगे, मतलब आपको थकावट सी फील होगी। डिसओरिएंटेड, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आप बात नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा ओलिगो यूरिया, आपको बार बार मतलब यूराइन आएगा, ठीक है। और इसके अलावा सॉरी ओलिगो पोलीयूरिया में ज़्यादातर पेशाब आ जाता है, ओलिगो यूरिया में मतलब पेशाब का ना आना होता है। विथ डिहाइड्रेशन एंड शॉक हो जाता है, आपको आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, और उसके अलावा शॉक हो जाता है। डिहाइड्रेशन क्यों होगी? क्योंकि आपके सारा बॉडी का फ्लूइड आपके पेरिटोनियम कैविटी में चला जाता है, आपके ब्लड के अंदर तो फ्लूइड है ही नहीं, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। अच्छा, ओल्डर और इम्यूनोसप्रेस क्लाइंट में हैव, जो पेशेंट ओल्डर होते हैं या इम्यूनोसप्रेस होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक होता है, उनमें क्या कंडीशंस होती हैं? फ्यू ऑफ क्लासिक साइन, जिसमें ये साइन होती हैं। इंक्रीज कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस, वो कंफ्यूज होते हैं, उनको बेचैनी सी फील होता है। डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, उनका जो यूरिनरी आउटपुट है वो बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एट द रिस्क ऑफ डिलाई डायग्नोस एंड हाई मोर्टेलिटी रेट, अगर आप उनमें बिल्कुल लेट से देर से मतलब उनका डायग्नोस करते हैं देर से, तो उसकी वजह से उन पेशेंट में जो मोर्टेलिटी रेशो है, डेथ रेशो है, वो भी बढ़ जाता है, लाइक उनकी भी डेथ हो सकती है पेशेंट्स की। अच्छा, फिर अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो कॉम्प्लिकेशंस में कह रहा है कि मे बी लाइफ थ्रेटिंग मोर्टेलिटी रेट ओवरऑल 40%, मतलब ये ज़्यादातर लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन है, इनकी मोर्टेलिटी रेट जो है ना वो 40% है, मतलब ज़्यादातर लोगों की डेथ हो सकती है इसकी वजह से। उसके अलावा एब्सिस बन जाता है, वहाँ पे जो इन्फेक्शन हो जाता है उनमें पस बन जाती है, एक येलोइश होती है पस, हम उसे कहते हैं, एक येलोइश कलर का फ्लूइड हो जाता है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, तो उसे हम एब्सिस कहते हैं। उसके अलावा फाइबरेट एडिशन, आपका जो टिश्यू होता है उनमें स्कार टिश्यू बन जाते हैं, ठीक है। स्कार टिश्यू किसे कहते हैं? बेसिकली जब नॉर्मल टिश्यू इंजर्ड हो जाते हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्कार टिश्यू में, ठीक है। तो जिसे हम एडिशन फाइबर्स टिश्यू कहते हैं। उसके अलावा सेप्टिसीमिया होगा, आपके ब्लड के अंदर जो है ना वो पॉइजनिंग की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और इसके अलावा सेप्टिक शॉक होगा, सेप्टिक शॉक क्या है कि आपका बीपी बिल्कुल सीवियरली लो हो जाएगा, ठीक है, किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी ऑर्गन की लॉस की वजह से, ठीक है। एक कोई ऑर्गन अपना सही तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से आपका बीपी सीवियरली लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। और इसके अलावा फ्लूइड लॉस इनटू एब्डोमिनल कैविटी, आपका जो फ्लूइड है वो एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है, लाइक आपको हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब इनमें फेस करनी पड़ सकती हैं पेरिटोनाइटिस में, कॉम्प्लिकेशंस में, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम कोलैबोरेटिव केयर की बात करें, तो डायग्नोज एंड आइडेंटिफाइंग एंड ट्रीटिंग काज, मतलब आपने डायग्नोज करना है कोलैबोरेटिव केयर में, आइडेंटिफाई काज करना है कि ये किस वजह से हुए हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है। किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं तो नहीं हुआ, या फिर किसी ऑर्गन की परफोरेशन की वजह से तो नहीं हुआ है। और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, आपने कॉम्प्लिकेशन से बचाएंगे, उन्हें प्रिवेंट करेंगे ताकि ये चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है, ताकि ये चीज़ें मज़ीद बढ़े ना। लाइक अगर आपके स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में कोई इशू है,
तो पहले आप वो इशू सॉल्व करेंगे, उसके बाद पेरिटोनाइटिस को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब वहाँ से फ्लूइड पेरिटोनियम कैविटी में जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो आपको ये मतलब इशू भी ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें कि आप पेरिटोनाइटिस में कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं, तो इसमें आ रहा है कि डब्ल्यूबीसी आप करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपके कितने डब्ल्यूबीसी डाउन हुए हैं, या फिर आप एवेल्यूएट करवा सकते हैं। उसके बाद ब्लड करता है, जिसमें आप आइडेंटिफाई बैक्टीरिया को फाइंड करते हैं कि ब्लड में कोई बैक्टीरिया तो नहीं है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है। लिवर एंड रीनल फंक्शन स्टडी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी चीज़ें आप करवाते हैं। एब्डोमिनल एक्सरे करवाते हैं, लाइक आपके इंटेस्टाइन के अंदर कोई डिस्टेंशन या फिर एयर फिल्टर नहीं, ये सारी चीज़ें आप करवाएंगे, ठीक है। डायग्नोस पैरासिंथेसिस, पैरासिंथेसिस बेसिकली क्या है कि प्रोसीजर होता है जहाँ पे आप एक निडल को इंसर्ट करते हैं ट्यूब के थ्रू आपके एब्डोमेन में, जो कि फ्लूइड को रिमूव करवाने का काम कर रही होती है। आपके पेरिटोनियम कैविटी से वो फ्लूइड रिमूव करवाते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है। इसके अलावा अगर मेडिकेशंस की बात करें तो ज़्यादातर एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम और शॉर्ट स्पेक्ट्रम, ये मेडिकेशंस होती हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम मतलब यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो वो उनसे ख़त्म हो सकता है, मतलब किल हो सकता है। रिजल्टिंग आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ऑर्गन्स काजिंग इन्फेक्शन, जब तक आपको कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन का पता नहीं चल जाता, ठीक है, तब तक आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे। लाइक मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी पेशेंट को मलेरिया है, ठीक है, तो आप उन्हें मलेरिया के रिलेटेड कोई मेडिसिन देंगे, लाइक क्लोरोक्विन देंगे या फिर जेनम वगैरह, इस तरह की मेडिसिन आप उनको दे सकते हैं। आपको कंफर्म पता है, ठीक है, ये क्या है, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है। जब आपको पता नहीं होगा तो आप जनरल एंटीबायोटिक देंगे, बहुत सारी एंटीबायोटिक देंगे, जिसकी वजह से उनका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। फिर जब आपको पता चल जाता है कि इसको ये इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन इसको ये डिजीज़ क्रिएट करवा सकता है, तो आप उस इन्फेक्शन के ऊपर जो मेडिसिन ज़्यादा इफेक्ट करती है वो आप लगाएंगे, जो हम हमारे स्पेसिफिक एंटीबायोटिक में आ रहा है, ठीक है। फिर पहले हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम देते हैं, फिर स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम देते हैं। उसके अलावा एनाल्जेसिस देते हैं, जो कि पेन किलर में आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम नर्सिंग डायग्नोस की बात करें तो आप अगर पेशेंट को पेन है तो आप उन्हें का पेन रिड्यूस करवाएंगे, कम करवाएंगे पेन। उसके अलावा डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम ऑफन अ हॉली आउटपुट नेगोगेस्ट्रिक ड्रेनेज आर कंसीडर्ड व्हेन ऑर्डरिंग इंट्रावेनस फ्लूइड। अच्छा, उसके अलावा आपने जो है ना मतलब पेशेंट का जो फ्लूइड है, आउटपुट है, उनको भी मेंटेन रखना है। वो चीज़ें फाइंड आउट करने की वो ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, मतलब इंट्रावेनस फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इन इफेक्टिव प्रोटेक्शन, अपने पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है क्या, ताकि दोबारा कोई इन्फेक्शन तो ना हो जाए। और उसके अलावा पेशेंट की जो एंग्जाइटी है उसको भी आपने ख़त्म करना है। उसके अलावा होम केयर की अगर हम बात करें, क्लाइंट में है प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब ज़्यादातर पेशेंट जो है ना वो हॉस्पिटल में अगर एडमिट होता है तो उसको होम केयर की भी नीड होती है, ठीक है। उसमें अगर हम होम केयर की बात करें तो वाउंड केयर में आ जाता है। मतलब आपने पेशेंट को अगर घर पे भेज दिया है तो आप उन्हें वाउंड केयर क्या कहें कि इसके जो इन्फेक्शन है उसको अच्छी तरह से आपने केयर करनी है। ऐसा ना हो कि ये इन्फेक्शन दोबारा हो जाए, ठीक है, यहाँ से बैक्टीरिया दोबारा इंटर हो जाए, फिर वहाँ से वो दोबारा इन्फेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज़ें आपने बतानी है। और इसके अलावा होम हेल्थ रेफरल और उसके अलावा होम इंट्रावेनियस एंटीबायोटिक, मतलब होम हेल्थ रेफरल में ये चीज़ें आती हैं कि आप पेशेंट को कोई ऐसी चीज़ रेफ़र करते हैं जो पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद, तो लाइक एंटीबायोटिक वगैरह ये आपने चलानी है, ठीक है, बहुत टाइम के लिए चलानी है, ताकि इन्फेक्शन जब तक ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, तब तक आपने ये चीज़ें पेशेंट के ऊपर चलानी है। ठीक है, ये हमारा होम केयर में आ जाता है। उसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में कह रहा है कि इंट्रावेनस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट टू मेंटेन वेस्कुलर वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मतलब आपने ज़्यादातर आईवी फ्लूइड पेशेंट को देना है, जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन रखे, ब्लड की वॉल्यूम को मेंटेन रखे, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंटेन रहें उसकी, ताकि सेप्टिसीमिया या जो हमने हाइपोवोलेमिक पढ़ा, ये सारी चीज़ें पेशेंट को ना हो। बेड रेस्ट उन्हें देनी चाहिए फॉलोअर पोजीशन में, मतलब बिल्कुल अपराइट पोजीशन होती है फॉलोअर पोजीशन। लोकलाइज इन्फेक्शन एंड प्रोमोट लंग वेंटिलेशन, जिसकी वजह से ये होता है कि अगर पेशेंट को आप सुलाएंगे तो पेशेंट का जो कोई चीज़ यानी कि लेगा तो वो लंग्स में नहीं इन्वॉल्व चली जाती हो सकती है, जिसे हम लंग परफोरेशन कहते हैं।
intestinal decompression with narrow gastric tube or intestinal tube connected to the suction। अच्छा, उसके अलावा आपने एनजी ट्यूब लगवानी है पेशेंट को। एनजी ट्यूब क्यों लगवाते हैं? क्योंकि अभी अभी उनका जो है ना सर्जरी हुई होती है, तो सर्जरी होने की वजह से पेशेंट कभी कभी एस्पिरेट करता है, स्टमक की गैसेज हो गई, या फिर कोई स्टमक का जो फूड होता है वो बाहर निकालने की कोशिश करता है, या फिर गैसेस अगर अंदर चली जाएंगी तो ये मज़ीद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, तो उनको बाहर निकालने के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। उसके अलावा रिलीव एब्डोमिनल डिस्टेंशन सेकेंडरी टू पैरालिटिक इलियस। आपने एब्डोमिनल पेन को रिलीव करना है। पैरालिटिक इलियस हमने कहा कि उनके मसल्स टेम्पररी पैरालाइज हो जाते हैं, तो पैरालाइज मसल मतलब उनमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, तो उनको भी हमने ठीक करना है मेडिकेशन के थ्रू। पेशेंट को एनओपी पे रखना है, नॉट पर ओरल, कुछ भी कोई भी चीज़ उन्हें ओरली नहीं देनी, ठीक है। और विथ इंट्रावेनियस फ्लूइड व्हाइल हैविंग नेगोगेस्ट्रिक सक्शन, मतलब उन्हें आईवी फ्लूइड देना है पेशेंट को, ठीक है। उसके अलावा मतलब एनपीओ ओरली कई चीज़ नहीं देनी उन्हें, उस पर रखना है आपने आईवी फ्लूइड वगैरह, ये सारी चीज़ें उसको देनी होती हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है। पेरिटोनाइटिस, होपफुली आपको सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।